Dear student, we will discuss about wave optics today. देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, ये वेव जो है, वेव का हिंदी में क्या कहते हैं? वेव को कहते हैं तरंग। ऑप्टिक्स क्या है? प्रकाश की है। तो आज हम लोग के बीच में जो टॉपिक है वो है तरंग प्रकाश की। हमने वेव के बारे में 11 क्लास में भी पढ़ा है। प्रकाशिकी का को शुरुआत में हम 12 क्लास के स्टार्टिंग में आपको जब ऑप्टिक्स शुरू किए थे वहां हमने इसको डिस्कस किया था। फिर भी एक बार, जब ऑप्टिक्स की बात आती है, ऑप्टिक्स की, तो कहता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट लाइट। कहने का मतलब है कि भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश की कहलाता है। अब हमारा ये क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिक्स तो हो गया हमारा। अब एक है ऑप्टिक। ऑप्टिक क्या है? ये इट इज ए बुक इन विच वी स्टडी अबाउट ऑप्टिक्स। इट इज ए बुक इन विच वी स्टडी about optics. देखिए एक पद यहां और बचा है हमारा वेव। तो यहां क्या है? वेव ऑप्टिक्स। अब एक साथ मिला दीजिए, वेव ऑप्टिक्स, यानी इसमें हम वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा ऑप्टिक्स जिसमें वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। क्या करते हैं? स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। लाइट का कौन से नेचर के बारे में पढ़ते हैं? वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट। ऑप्टिक, इट इज द नेम ऑफ बुक इन विच वी स्टडी अबाउट ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, अ स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। इसको जानने से पहले हम लोग लाइट के नेचर को जानेंगे कि लाइट का नेचर क्या है। लेकिन सबसे पहली बात है, लाइट के नेचर में वेव भी आएगा, इसीलिए हम सबसे पहले वेव पढ़ लेते हैं। ये हम स्टडी करते हैं। वेव्स कर दीजिए तरंगे। देखिए आप कभी तालाब के पास गए होंगे या नदी वगैरह जहां का जल शांत है, तो वहां कुछ एक्टिविटी किए होंगे आप फिजिक्स में। देखिए होता है क्या है कि एक छोटा सा कंकड़ ले लीजिए या जो साइज आपको लेना है, और वो तालाब के शांत जल में जब उसको मारिएगा, ड्रॉप करिएगा, तो उसको डालिएगा, तो आपको देखिए गोल 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 रिपल्स बन रहा है, ढेर सारा। ये क्या है? ये जल शांत था, एकदम शांत। अब उसमें थोड़ा सा कंकड़ को डाल दिए तो वहां क्या हुआ? हलचल हुआ। यानी उस पानी में क्या हुआ? डिस्टरबेंस हुआ, हलचल हुआ। और ये जो डिस्टरबेंस है वो हमारा क्या पैदा करता है? वेव पैदा करता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आप इसको कह सकते हैं तरंगे क्या है? एक विक्षोभ है। अगर और भी जानकारी चाहिए, जैसे होता क्या है कि उसमें अगर हम पानी के केस में देखें, यानी शांत तालाब में देखें, तो वहां मीडियम के रूप में वाटर है। कौन है? वाटर है। तो वहां क्या होता है? वाटर के पार्टिकल से होते हैं, यानी जो द्रव के कण है, यानी जल के कण है, वो अपने साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करता है, यानी अपने मीन पोजीशन के। और उसमें जो है माध्यम इधर से उधर ट्रेवल नहीं करता है। हाँ, क्या ट्रेवल करता है? डिस्टरबेंस ट्रेवल करता है, यानी आपका विक्षोभ ट्रेवल करता है। तो आप कह सकते हैं, अगर एनीबॉडी आस्क यू कि तरंग क्या है, तरंगे क्या है, तो आप बोल सकते हैं तरंगे विक्षोभ है, तरंगे हलचल है, तरंगे क्या है? डिस्टरबेंस।
अगर तरीके से बताना है तो तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जिसमें माध्यम के कण अपने साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करते हैं और बिना स्थानांतरित हुए ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। क्लियर है? वेव का क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब वेव में आप देखेंगे, यहां वेव में हम इसको 3 भागों में बांट दे रहे हैं। एक आपका मैकेनिकल वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, इसको और एक नाम है और इलास्टिक वेव्स, इलास्टिक वेव्स, इसको बोल सकते हैं हम लोग यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, इसको हम कह सकते हैं प्रत्यास्थ तरंग। एस लगा देंगे तो यहां तरंगे हो जाएगा। दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तीसरा है आपका, ये आपका एक है द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे, मेटेरियल वेव्स। मेटेरियल वेव्स देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और द्रव तरंगे यानी मेटेरियल वेव्स। सबसे पहला हम आज का टॉपिक जो है इसको खोलते हैं, मैकेनिकल वेव्स यानी यांत्रिक तरंगे। तो यांत्रिक तरंगे क्या है? यांत्रिक तरंगे क्या है? वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए एक यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो यांत्रिक माध्यम क्या होगा? आप यांत्रिक माध्यम में ले सकते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, ये आप यहां ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ऐसे वेव्स के लिए मीडियम का होना अनिवार्य नहीं है, यानी वैसी तरंगे जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका सन से जो लाइट आ रहा है उसके लिए माध्यम का जरूरत है क्या? मुझे लगता नहीं जरूरत है। आज सन में बहुत सारा लाइट है, जैसे अवरक्त प्रकाश है, सूक्ष्म तरंगे हैं, रेडियो तरंगे हैं, यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट। इन सभी तरंगों को आने के लिए हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो एक प्रकार का तरंग है जिसको हम द्रव तरंगे बोल रहे हैं, इसमें होता क्या कि जो भी परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जैसे आप कह दीजिए कि आपका इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, कुछ और भी है, जैसे हम एटम्स भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। होता है क्या कि जब ये मूवमेंट जारी रखते हैं, जब गति करते हैं, तो उसमें एक अलग तरह का वेव्स जुड़ जाता है। वो वेव्स हमारा कौन सा वेव्स कहलाता है? जैसे वो वेव्स हमारा मटेरियल वेव्स का, जैसे ये मेरा प्रोटॉन है, ये मूवमेंट होता है तो इसमें एक वेव जुड़, इलेक्ट्रॉन है तो मूवमेंट होता है उसमें एक वेव्स जुड़ जाता है, न्यूट्रॉन है उसमें एक वेव्स जुड़ जाता है। ये हमारा मटेरियल वेव्स है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? देख लेंगे आप। अब हम जो बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अब इसके प्रकार पर, प्रत्यास्थ तरंग के प्रकार पर। अब हम प्रत्यास्थ तरंग के प्रकार पर बात करेंगे। प्रत्यास्थ तरंगे, इसका एक और नाम है, भी आप देखे हैं, यांत्रिक तरंगे। प्रत्यास्थ तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, आप देखे होंगे। पहला आप नाम भी सुने होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, और दूसरा प्रकार का जो है वो है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे।
अनुप्रस्थ क्या है, अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इसके बारे में थोड़ा हम स्टडी करते हैं भाई कि ट्रांसवर्स क्या है। होता क्या है कि ट्रांसवर्स में क्या होता है और लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है। जैसे कहता है कि अनुप्रस्थ तरंगे वैसी तरंग है जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करता है। वैसा तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के लंबवत कंपन करता है, यानी ऐसे मूव करता है। ये आपका देखिए, ये आपका शीर्ष, ये गर्त, ये शीर्ष, ये गर्त, ये शीर्ष, ये गर्त, इस तरीके से इसका मूवमेंट रहता है। ऐसे करके ये शीर्ष हो गया, ये लंबवत देखिए लॉन्गिट्यूडिनल है ये, ऐसे इस तरीके से मूव करता है अनुप्रस्थ तरंग। ऐसे तरंगों के क्या उदाहरण होंगे, कहां अगर देखते हैं आप अनुप्रस्थ तरंग, जैसे देखिए आप देखे होंगे शांत जल में जब हम पत्थर मारे थे तो वहां रिपल्स पैदा हुआ था, जिसमें देखिए इस तरीके से तरंग बना था। तो ये क्या होगा, शांत जल में उत्पन्न तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। और देखिए जैसे ठोस की बात करते हैं तो रस्सी वगैरह ले लिए, एक जगह बांध लीजिए और जर्क दीजिए उसको, रस्सी से जर्क देना, रस्सी से जर्क देना, जर्क देना। इसमें देखिए नेचर में आप देखेंगे कि जिसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है यानी रेडिएशंस वगैरह, तो वो भी आपका क्या है, प्रकाश जो है, प्रकाश कॉम आप ले लीजिए सूक्ष्म तरंगे, रेडियो वेव्स, यूवी रेज, ये सब का भी नेचर जो है ना वो ट्रांसवर्स नेचर है, ऐसे करके अपना इस तरीके से आता है। अब ये तरंगे कहां पैदा हुई, इस पर चर्चा हम कर लें। ये तरंगे आप देखे होंगे जल में, यानी द्रव के सतह पर पैदा हुआ, द्रव में हुआ। दूसरा क्या है, ये ठोस में भी पैदा हुआ ये तरंग, लेकिन इस तरंग को आप गैस में नहीं देखेंगे। तो हम अब आते हैं अनुदैर्घ्य तरंग की ओर। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या है, कहता है कि वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश मूव करता है। अगर तरंग माने हमारा इधर जा रहा है तो माध्यम के कण भी उसी दिशा में मूवमेंट उसका जारी रहेगा। देखिए इसमें क्या है, संपीड़न और विरलन पैदा होता है, संपीड़न और विरलन पैदा होता है। इसमें संपीड़न, ये देखिए संपीड़न हम बना दिए, संपीड़न कॉम्प्रेशन। आइए देखिए थोड़ा दूर दूर में कहीं वायु का घनत्व तो कम है, कहीं ज्यादा है, तो कहीं वायु का घनत्व तो कम है तो वहां विरलन का क्षेत्र मिलेगा, कहीं घनत्व तो ज्यादा है तो वहां हमारा संपीड़न का क्षेत्र मिलेगा, ये हमारा विरलन बनेगा। इसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन। और इसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। फिर से आते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे वैसी तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के गमन के अनुदिश मूव करता है। क्लियर है, लॉन्गिट्यूडिनल। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहां पैदा होता है। कभी कभी बच्चा में हम लोग देखते थे कि जैसे बहुत दूर में ट्रेन है तो हम लोग कान लगाते थे पटरी के पास, अब कान लगाकर सुनते थे तो लगता था कि नहीं बड़ी दूर में ट्रेन है जो आ रहा है। तो ये आप ठोस में भी हम सुनते होंगे आप, ये ठोस में भी पैदा हुआ। और ये डेली हम लेक्चर देते हैं, अपनी बात रखते हैं, आप भी अपनी बात को रखते हैं, तो ये एयर मोलिक्यूल से हमारा साउंड एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है, तो वहां संपीड़न और विरलन पैदा होता है। जहां ज्यादा घनत्व तो है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वहां ज्यादा जल्दी आप सुनेंगे। तो यहाँ क्या है, आपका एयर में भी पैदा होता है, यानी गैस में भी पैदा होता है, और जल जो फ्री लेयर है वहां पर भी आपको मिलेगा, यानी द्रव पर भी। ठीक है, यानी ठोस, द्रव और गैस। ये ठोस है, द्रव है और ये गैस। यानी ये अनुदैर्घ्य तरंग है जो तीनों मीडियमों में हमको ऑब्टेन होता है, कोई दिक्कत। लेकिन अनुप्रस्थ तरंगे दो मीडियम में पैदा होता है, हमारा द्रव और ठोस में। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रेलवे वगैरह या जो भी कॉम्पिटिशन होगा उसमें आएगा ये। अब हम वेव्स के बारे में चर्चा कर लिए।
अब हम आगे बढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी की ओर। भाई किसने क्या कहा उसकी बातों को भी मान लें, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है वेव ऑप्टिक्स को लेके। थोड़ा रिकैप किए हम ताकि चीजें आपका क्लियर हो जाए, आपको समझ में आए क्या है वेव। देखिए सबसे पहला जो थ्योरी आया इसको लेके तो वो आया न्यूटन का। किसके लिए, यानी प्रकाश के प्रकृति को जानने के लिए, लाइट का क्या नेचर है उसको जानने के लिए सबसे पहले आया न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। इसको हम बोलते हैं कोरपस्क्यूलियर थ्योरी ऑफ न्यूटन, या आप ऐसे बोल न्यूटन कोरपस्कुलियर थ्योरी। आप थोड़ा सा समझेंगे कणिका। देखिए यहां से क्या आया, कणिका। पकड़िए बात को बढ़िया से पकड़िए, आपको मजा आएगा काम करने में। कहता है लाइट इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड, ये पार्टिकल्स जो है इज कॉल्ड corpuscles। लाइट इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड corpuscles। यानी कहता है प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं और ये कण कणिकाएं कहलाते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, यानी क्लियर है। टाइनी पार्टिकल्स, अभी टाइनी पार्टिकल्स में क्या है आप देखिए, टाइनी पार्टिकल्स में क्या है, टाइनी पार्टिकल्स में क्या है। पहले ये पार्टिकल जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक है, ये पार्टिकल मासलेस है, इसका डिफरेंट शेप्स एंड साइज होता है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज, इसका साइज और आकार और माप जो है, आकार और आकृति जिसको कह सकते हैं, ये दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिए इलास्टिक क्या है, मासलेस क्या है, ये आपको बता रहे हैं। जैसे अगर लाइट आया भाई हमारे शरीर पर पड़ा, ये मेरे नाके पर पड़ा, चलो तो नक पर पड़ा तो क्या हुआ, नक में चोट लग गया क्या? ऐसा तो नहीं है कि नक में चोट लग गया, या हमारे माथे पर पड़ गया तो माथा पर चोट लग गया क्या? लेकिन आप कभी जब बाहर जाएंगे और अगर डस्ट वगैरह पड़ेगा, आंधी वगैरह आएगा तो आपको डस्ट से भी चोट लगता है, बोला नहीं कुछ पड़ गया, बालू पड़ गया या ये पड़ गया या डस्ट पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमारे माथे पे या हमारे शरीर पर लाइट आता है, रिवर्स एक्शन है, लाइट पड़ा फिर एब्जॉर्ब भी कुछ हुआ, वहां से मूव फिर किया, तो हम इसको कह सकते हैं लाइट पार्टिकल जो है मासलेस है, इलास्टिक है। और अब आते हैं डिफरेंट शेप्स एंड साइज। कलर्स का क्या है, डिफरेंट शेप्स एंड साइज के कारण देखिए व्हाइट लाइट में कितना कलर्स है, पहले पकड़िए, व्हाइट लाइट में 7 कलर्स है, 7 कलर्स। इसी पर हम बात कर लेते हैं। ऐसे तो दुनिया में और बहुत सारे रंग हैं। होता क्या है कि 7 कलर्स में कौन कौन कलर्स है, विबजियोर है, देखिए तो इसका वेवलेंथ जो है सबसे छोटा होता है, और इसका वेवलेंथ सबसे छोटा वेवलेंथ लेकर है, और ये क्या है, सबसे बड़ा वेवलेंथ का है, सबसे बड़ा वेवलेंथ लेकर है, ये वेवलेंथ रेड कलर का है। तो मान लो ये गोलीय आकार में है, अब मान लो ये प्रिज्म के आकार का है, कुछ मान लो कि बेलनाकार आकार का है, जो क्या आकार का है, कॉर्पस्कुल्स, कणिकाएं जो है, कणिकाएं का जो आकार कभी हो सकता है छोटा हो, तो मान ले कि गोलीय है, जो सबसे छोटी आकृति गोलीय ही होती है, बेलनाकार है, प्रिज्म के आकार का है। तो होता है क्या कि डिफरेंट शेप और साइज है, किसका, हमारे कणिका का, कॉर्पस्कल्स का। तो डिफरेंट शेप और साइज के कारण कलर भी डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत, कोई पूछ दे कि व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स है उसका कलर्स अलग अलग क्यों है, तो आप कह सकते हैं कि जो उसमें कॉर्पस्कल्स है वो डिफरेंट शेप और साइज का है, इसीलिए कलर भी क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि उसका वेवलेंथ भी डिफर करता है। क्लियर है यहां तक? अब क्या है, अब आप समझिए, जैसे ये कॉर्पस्कल्स जो है ये जब मूवमेंट करता है तो डिफरेंट मीडिया में इसका वेलोसिटी भी डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट मीडिया है, जैसे जल है, कभी कांच है, या कोई ईथर है, या केरोसिन तेल है, या पेट्रोल है, डीजल है, लाइट सब में मूव करता है,
तो सब में मूव करे तो क्या मतलब है कि जिसमें डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो प्रकाश के किरण को ज्यादा मोड़ेगा, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कोर्पोस्कुल्स जो है जिसका डिफरेंट शेप और साइज है, उसका जो वेलोसिटी होता है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होता है। यानी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ corpuscles is different in different media माने डिफरेंट मीडियम में इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है, यहां तक समझ गए। और हमने आपको बता दिया था कि डिफरेंट कलर है तो उसका साइज जो है डिफरेंट। देखिए corpuscles are different shapes and size, hence colors are different। क्लियर है, यहां तक देख लीजिए आपका। देखिए कोई खास थ्योरी नहीं है, लेकिन है क्या कि नामी आदमी है भाई न्यूटन, नाम इस न्यूटन दिया, तो न्यूटन दिया तो भाई बहुत बड़का चीज दिया, सिंपल सी बात है, कोई काटने वाला तो है नहीं। लेकिन होता क्या, वक्त के साथ बदलाव होता है तो थोड़ी बहुत जो उसमें कमियां है, ड्रॉबैक्स है, उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे इसके अनुसार क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया गया, क्यों ये आया थ्योरी बाजार में, इतनी तो बात इन्होंने कहा। क्या क्या किया ये थ्योरी, देखिए इस थ्योरी में क्या क्या बातें आई, क्या क्या इस थ्योरी में आया। सक्सेस फॉर थ्योरी के लिए क्या सक्सेस रहा, देखिए एक्सप्लेनेशन क्या क्या, ये कैन एक्सप्लेन अबाउट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी के आधार पर। कहा प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करती मीन्स क्या हुआ कि जब प्रकाश ट्रैवल करती है तो वो अपना पाथ सीधा रखता है, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। हमने दिखाया था इसको बहुत पहले भी। तो आप इसमें क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लेते, मान लो 3 को कार्डबोर्ड ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, एक तीसरा यहां ले लीजिए, तीसरा कार्डबोर्ड ले लीजिए आप। देखिए आप यहां मान लीजिए कि एक मोमबत्ती ले लीजिए आप, एक मोमबत्ती ले लीजिए, यहां से लाइट जल रहा, देखते ध्यान जाएंगे धीरे से। और यहां आप ऑब्जर्वर हैं, इस जगह पे आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप क्या हो रहा है, यहां से लाइट जा रहा है तो ये आपके आंख में दिखाई दे रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब क्या है, पोजीशन चेंज, हम एक का पोजीशन को चेंज कर दिए, इसको थोड़ा उठा दिए, इसको थोड़ा जब उठा दिए हम देखेंगे, इसको जब उठा दिए तो ये देखिए जो हॉल था यहां आ गया। अब देखिए लाइट आपको नहीं दिखाई दे रहा, पहले दिखाई दे रहा क्योंकि लाइट सीधे चल रहा था, अब नहीं दिखाई दे रहा, यानी स्टॉप हो गया है। इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। आगे थोड़ी बहुत टेढ़ा में भी गमन किया है, वो सब आप हाई लेवल का चीज है जो बीएससी में आप पढ़ेंगे, उसमें आता है, बहुत सारा थ्योरी है। क्लियर है। एक दूसरा कैन एक्सप्लेन भी लिख सकते हैं, कैन एक्सप्लेन अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके आधार पर। इसमें रिफ्लेक्शन क्या है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या, किसी परावर्तक सतह पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसका एक भाग उसी माध्यम में क्या होता है, लौट जाता है। यही कह सकते हैं द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम होमोजेनियस मीडियम collide with the other medium, the one part of light reflects back into the same medium, तो the process is called reflection of light। यानी कहता है किसी समान माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर जब दूसरे माध्यम में टकराती है तो उसका एक भाग उसी माध्यम में लौट आती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
या कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट गया रिटर्न हो गया, ये बाउंसिंग बैक होगा लाइट। ये देखिए समझिए इसको, यहां क्या कॉर्पस्कल्स का कहानी है, कॉर्पस्कल्स की कहानी है। तो होता क्या है, जैसे यहां मान लीजिए आपका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है मान लीजिए, तो यहां पर क्या आ रहा है, मान लो ढेर सारा यहां कॉर्पस्कल्स आ रहा है। तो यहां पर जो है हुआ क्या, यहां जब आया इस सरफेस पे आया, इस सरफेस पे जब आया तो यहां इलास्टिक कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन हुआ, किसका, इलास्टिक कोलिजन ऑफ कॉर्पस्कल्स, यहां पर इलास्टिक कोलिजन हुआ। तो कोलिजन के बाद क्या हुआ, वहां से वो वापस उसी मीडियम में लौट गया। तो ये आपका घटना है प्रकाश का परावर्तन, जिस तरीके से भी हो उन्होंने ये समझाया। क्लियर है यहां तक। दूसरा आप देखिए, थोड़ा सा मजे से देखेंगे, काम करेंगे तो अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। देखिए तीसरा क्या किया वो समझिए, तीसरा ही दिया कैन एक्सप्लेन या कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप इसको ले लीजिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है इसके द्वारा। कैसे एक्सप्लेन किया गया वो समझिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप जानवे करते होंगे इसको अच्छे ढंग से, कि जब प्रकाश की किरण मीडियम चेंज करती है, यानी अगर विरल से सघन में या सघन से विरल में आती है तो उसका प्रकाश का जो पाथ है वो बदल जाता है, वो कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। होता है क्या, देखिए अब आपको हम समझा रहे हैं। जैसे ये आपका एक मीडियम है, ये मान लो रेयरर मीडियम है, थोड़ा देर के लिए रेयरर मीडियम, ये हमारा मीडियम जो है डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। क्लियर है यहां तक। अब यहां से जो है कॉर्पस्कल्स आ रहा है, मान लीजिए इधर से इस पोर्शन से आ रहा है, यहां पर आया, इस जगह पर आया। अब आया तो देखिए इसके पास भी अपना पार्टिकल्स है, जैसे मान लो वाटर है, सपोज थोड़ा देर के लिए वाटर है, तो वाटर पार्टिकल्स होगा कि नहीं, केरोसिन है तो केरोसिन पार्टिकल्स होगा। तो इसका जो पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स जो है, ये जो आ रहा है कॉर्पस्कल्स, ये क्या है, कॉर्पस्कल्स यानी कणिकाएं जो है प्रकाश का। तो ये जो आ रही है, इसको जब ये आने लगती है तो वाटर पार्टिकल्स जो है, यानी मोलिकुल्स इसको भी बोल सकते हैं, वाटर मोलिकुल्स जो है, मोलिकुल्स जो है, इसको क्या करती है, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से अपनी ओर खींचती है। और चूंकि वाटर पार्टिकल से जरूरी, अगर बहुत सारा मान ले मिक्स पार्टिकल्स है, उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ है, उस केस में थोड़ा मूवमेंट में चेंजिंग आएगा। लेकिन सिर्फ अगर होमोजीनियस मीडियम है तो क्या करेगा, जैसे मान ली पार्टिकल इधर, ये चाहेगा ये पार्टिकल है कि हम अपनी ओर खींचें, ये चाहेगा अपनी ओर खींचें, ये चाहेगा अपनी ओर खींचें, ये चाहेगा अपनी ओर खींचे, ये चाहेगा अपनी ओर, यहाँ पार्टिकल ये चाहेगा अपनी ओर खींचे, ये चाहेगा अपनी ओर खींचे, और ये अगर पार्टिकल यहाँ है तो ये चाहेगा अपनी ओर खींचे। यानी कहने का मतलब जो कॉर्पस्कल्स आ रहा है तो उसको सब मोलिकुल्स चाह रहा है कि हम अपनी ओर उसको खींचें, उसको खींच लें। लेकिन अगर होमोजीनियस मीडियम है, होमोजीनियस मीडियम अगर है, होमोजीनियस मीडियम अगर ये है, होमोजीनियस मीडियम है, तो देखिए होता क्या है, होमोजीनियस मीडियम है तो देखिए ध्यान से आप इसको देखिए, कॉर्पस्कल्स आ रहा है तो कहता है कि मान लेके कुछ इधर खींच रहा है, ठीक है, कुछ इसको इधर खींच रहा है। तो ये क्या, नेट जब हम फोर्स निकालते हैं उसका, खींच रहा किसके कारण खींच रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के पास अपना ताकत है, अपना स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो उस फोर्स से खींच रहा था। इसका हम जानते हैं नेट फोर्स जब निकल लगाते हैं, नेट फोर्स, तो वो लॉन्गिट्यूडनल लगता है, लॉन्गिट्यूडनल नीचे की ओर लगता है। तब क्या होता है कि जाना था इसको ऐसे, ये रूट नंबर 1 इसका है, लेकिन ये रूट अपना थोड़ा बदल, क्योंकि इसकी भी ताकत है, उसको बोला रे कहां जा रहे हो, इधर आओ ना यार, उसको खींचा तो ये अपना पाथ को क्या कर दिया, बदल दिया, इस जगह पर आ गया रूट नंबर 2। ये आपका पहला रूट ना जाके रूट नंबर 2 पर गया, तब ये देखिए यहां चेंज हो गया, तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जगह नॉर्मल के साथ जो है एंगल यहां बना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। इस तरीके से वो रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया न्यूटन, लेकिन कहां कहां फेल किया वो समझिए। क्लियर है, यहां देख लीजिए इसको,
देखिए कहां कहां थ्योरी फेल हो गया, फेल, कहां कहां थ्योरी फेल कर गया। आपको देखिए ये एक है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो फर्दर क्लास में स्टडी करेंगे आप, यानी प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इसको समझाने में विफल रहा है। चौथा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद ये डिफ्रैक्शन को बोलते हैं विवर्तन, विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन हो जाएगा। अगला है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। इसको समझाने में न्यूटन फेल हो गया। क्यों फेल हुआ उसका कारण आपको बता। देखिए न्यूटन क्या कह दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। जब वो मीडियम चेंज कर रहा था, जो प्रकाश का वर्तन के बारे में बता रहा था, तो उसने क्या बताया वो सुनिए। कहता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टर, फास्टर इन द डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम इज कंपैरिजन, इन कंपैरिजन टू रेयर मीडियम, टू रेयर मीडियम। ध्यान से देखेंगे, कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज फास्टर इन द डेंसर मीडियम इन कंपैरिजन टू रेयर मीडियम। आप सब जानते होंगे कि विरल माध्यम में प्रकाश कैसे चलेगा और सघन माध्यम प्रकाश कैसे चलेगा, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश का जो वेग होगा वो विरल माध्यम की तुलना में ज्यादा होगा। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, जो हम लोग तो जानते हैं इस चीज को, लेकिन न्यूटन ने यही कहा। थ्योरी तो उसका पहले ही फेल हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि नाम है न्यूटन, नाम है न्यूटन, तो न्यूटन का नाम से भी स्टैंड हुआ थ्योरी, नाम के कारण भी स्टैंड रहा थ्योरी। तो ये इसको ये चीज जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ये न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको वेव नेचर का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? लाइट का, वेव नेचर का। क्लियर है? ये जो थ्योरी है ये 1850 में फोकाल्ट थ्योरी, यानी फोको का विधि, फोको का सिद्धांत, फोको दिया, क्लियर कर दिया कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में कम स्पीड से चलता है, उसका वेलोसिटी कम होता है। तो ये फेल हो गया है, ये रिजेक्ट कर दिया, थ्योरी इज रिजेक्टेड, थ्योरी इज रिजेक्टेड। इस थ्योरी जो है न्यूटन कॉर्पस्कुलस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लोग बोला ना इस थ्योरी से काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि नई थ्योरी फिर आ गई। नहीं, न्यूटन जो थ्योरी दिया था न्यूटन का कनिका सिद्धांत 1675 में दिया, लेकिन इसके 3 साल बाद ही हाइजेन ने थ्योरी दे दिया था, 3 साल बाद ही। लेकिन यहां उसके सिद्धांत को कब खत्म किया गया जाके 1675 के बाद 1850 में जाके फोकसित किया कि भाई आपका थ्योरी रिजेक्ट होगा, क्योंकि आपने कहा कि सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, लेकिन थ्योरी दे दिया था कौन? हाइजेन ने 3 साल के बाद ही थ्योरी दे दिया। लेकिन चूंकि एक बड़ा ब्रांड है और एक छोटे लोग हैं, तो छोटे लोगों की बात को लोग कम मानते हैं, तो उसको क्या किया गया, वहीं तक उसको रोक दिया गया। लेकिन थ्योरी पहले ही आ गई थी, खंडन किया गया 1850 में ही न्यूटन का कनिका सिद्धांत। लेकिन डच भौतिकविद जो था क्रिश्चियन हाइजेन जो था, वो 3 साल बाद ही अपनी एक थ्योरी बाजार में लाया था। ठीक है, उसको देखते हैं। इसको देखिए, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। देखिए अब इसको हिंदी में हम इसको हाइजेन बोलते हैं, हाइजेन का तरंग सिद्धांत, तरंग सिद्धांत। थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्या कहा हाइजेन। ये वेव की बात कर रहा है, वहां देखिए न्यूटन पार्टिकल्स की बात कर रहा था, और ये वेव की बात कर रहा है। तो ये क्या कहा वो सुनिए, लाइट इज ए मेटेरियल, लाइट इज ए वेव।
सीधा सीधा, लाइट इज ए वेव। अब लाइट क्या है, वेव है, तो इसके संचरण के लिए कैसा मीडियम चाहिए? इसके संचरण के लिए हमको मेटेरियल मीडियम चाहिए। लिखा ये लाइट को ट्रैवल के लिए मेटेरियल, ये आपका हो गया कौन सा मीडियम, आपका ठोस, द्रव और गैस, यांत्रिक माध्यम, यांत्रिक माध्यम यानी मैकेनिकल मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे बढ़िया से। लाइट को ट्रैवल के लिए यांत्रिक माध्यम यानी मैकेनिकल मीडियम की आवश्यकता होती है। तो मैकेनिकल मीडियम में क्या हो जाएगा, जैसे ठोस है, सॉलिड, लिक्विड, द्रव, लिक्विड या गैस, या और गैस भी लिख सकते हैं, और गैस। 3 मीडियम हमारा है तो लाइट ट्रेवल करेगा वेव के रूप में। अब जब लोग कहा कि भाई एक बात बताओ मुझे, जैसे अगर सन से लाइट आया तो डायरेक्ट अर्थ पर आ रहा, अगर कोई मीडियम ना हो सन टू अर्थ, तो क्या हमारा वेव हमारे अर्थ तक पहुंचेगा? तो देखा चूंकि पहुंच तो रहा है, तो हमारे पास तो ऐसा कोई मीडियम अगर नहीं भी है तो भी पहुंच रहा है। तब फिर सोचा कि अब क्या बताएं हम, तो उस केस में ये जो थ्योरी है जो 1678 में दी गई हाइजेन के द्वारा, वो क्या बताता है सुनिए। वो लाया ईथर्स थ्योरी। कौन बताया? ये आपका हाइजेन बताया। कौन सा थ्योरी दिया? हाइजेन और एक दो वैज्ञानिक और मिला और अपनी एक थ्योरी तैयार की, ईथर्स थ्योरी। कहा क्या वो सुनिए। कहा कि हमारा ब्रह्मांड यानी हमारा यूनिवर्स निर्वातित नहीं है, यानी कहने का मतलब कि वैक्यूम से भरा हुआ नहीं है। हमारा ब्रह्मांड जो है ईथर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ? ईथर है, जो क्या है हाईली डाइल्यूटेड एंड हाईली इलास्टिक। ईथर क्या है? ईथर के बारे में क्या बता रहा कि एक ऐसा मीडियम है जिसको हम ईथर कह रहे हैं, जो काफी इलास्टिक है और हाईली डाइल्यूटेड है। डाइल्यूट है यानी आश्रित है। अब डाइल्यूट है तो जाहिर सी बात उसकी डेंसिटी का क्या होगा, जानवे कर रहे होंगे, कम होगा उसका डेंसिटी। तो देखिए कहता है कि किसी भी मटेरियल वेव का अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते कि साउंड का वेलोसिटी 11 क्लास में पढ़ाए थे, v √√E/d। E क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। D क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो यहां क्या है कि देखिए हाईली डाइल्यूटेड है और ये क्या है? हाईली इलास्टिक है। तो ये मान ले कि जो है ये बहुत ज्यादा हो जाए, ये मान ले इलास्टिक, ज्यादा इलास्टिक हो जाए, बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाए। तो ये डेंस, इसका हाईली डाइल्यूटेड है यानी डेंसिटी बहुत कम हो जाए। जैसे मान लो कि यहाँ 1000 है इस जगह पे, ई की जगह आई मान लो बहुत कम है तो 10 है, मान लो कट गया तो 100 है, तो 100 का ही वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और अगर ई बहुत ज्यादा यानी मान ली 5000 हो गया, ई भी बहुत ज्यादा हो जाए उस केस में, मान ली 1000 के केस में जान लीजिए, तो देखिए यहाँ √10 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा इस केस में। ये क्या है कि बहुत ज्यादा इलास्टिक है, ये क्या है? बहुत कम डेंस है। तो जब डेंसिटी बहुत कम होगा किसी भी मीडियम का, तो लाइट काहे में आ जाएगा? एकदम आराम से आ जाएगा सन से। तो इजीली लाइट आने लगा, क्योंकि मीडियम जो हमारा है ईथर है वो कम डेंस है। वो दिक्कत तो इसमें क्या है, देखिए अगर ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये बहुत कम हो जाएगा, तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा हो जाएगा, तो आराम से लाइट आ जाएगा। ये तो हुई ईथर्स थ्योरी। अब देखिए इसके आधार पर जो है एक्सप्लेनेशन क्या किया गया वो समझिए। पहले इसको एक्सप्लेन क्या किया गया। ये बोला भाई हम रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यानी प्रकाश का ऋजु रेखीय सीधा, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो कुछ वैज्ञानिक बोलने लगे नहीं भाई ये तो गलत बात है, अगर आप बोल रहे हैं एक तरफ कि प्रकाश का ट्रांसवर्स नेचर है,
एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रकाश का ट्रांसवर्स नेचर है, यानी प्रकाश से सर्वगत बनाते हुए आगे मूव करता है, ट्रांसवर्स नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर लाइट का। तब फिर देखिए वहां क्या करता है, काट करता है, बोलता नहीं ऐसा नहीं होगा, आप यहां छोटे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला लाइट लीजिए। जैसे अगर लाल और बैगनी का बात करें तो लाल का वेवलेंथ ज्यादा होता है, बैगनी का कम होता है, यहाँ बैगनी का भी ले सकते हैं, उससे और कम है तो वो भी ले सकते हैं। तो कहता है कि अगर छोटा वेवलेंथ का लेंगे, देखिए बोर्ड पर ध्यान से देखिए, अगर हम छोटा वेवलेंथ का लेंगे, अगर छोटा वेवलेंथ का लाइट लेंगे तो क्या होगा वो देखिए, छोटा अगर वेवलेंथ का लाइट लेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी आप ऐसे कह सकते हैं लाइट ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो इसका नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करे लगेगा, ये स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट जारी रखेगा। तो ये सही है, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया भाई कि जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का लाइट है वो सीधी रेखा बना के गमन करती है। क्लियर है। अब दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण पहला नंबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक समतल सतह पर होते हैं। नहीं, ये दूसरा नियम। तो फर्दर हम जब हाइजेंस वेव थ्योरी पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल के बाद अब थ्योरी जब पढ़ेंगे तो ये हाइजेंस वेव थ्योरी के आधार पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को एक्सप्लेन करेंगे हम फर्दर क्लासों से। क्लियर है, ये इसको एक्सप्लेन किया। तीसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या कहा वो सुनिए, ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी फर्दर क्लास में हमको पढ़ना है। ये देखिए इसमें कहा दो प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम। पहला क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश का एक विशेष कलर के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियंत्रक होता है, यानी कहा म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। इसको याद कर लेंगे, ये एक्सप्लेन किया जाएगा फर्दर। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक समतल सतह पर होते हैं। क्लियर है, ये सब एक्सप्लेनेशन फर्दर एक्सप्लेनेशन है। तीसरा जो है आप देखेंगे, ये क्या किया आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये भी नेक्स्ट पढ़ना है अभी चैप्टर खत्म होने के बाद, तो इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। चौथा हो गया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको भी एक्सप्लेन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया पता है, क्योंकि इसके लिए हमको मेटेरियल मीडियम ही चाहिए, यानी कि हमारा काम चल जाएगा मेटेरियल मीडियम से ही। हमारा ये आपका जो कह सकते हैं द्रव्यात्मक माध्यम जो है आपका, उसके काम से हमारा काम चल जाएगा इससे, यानी कि वेव बना के भी काम चलेंगे। लाइट इज ए वेव। क्लियर, कैसा वेव, कैसा वेव है तो ट्रांसवर्स वेव है। अब आइए एक और, जैसे ये आपका 2 3 4 एक और बच गया आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये एक्सप्लेन नहीं किया गया हाइजेन के द्वारा, क्योंकि हाइजेन का जो प्रिंसिपल था, ये हाइजेंस वेव थ्योरी है, ये वेव को लेकर है, लेकिन यहां ये जो थ्योरी है इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग। तब अगर प्रकाश को अगर विद्युत चुंबकीय तरंग लेके बनाएंगे तब आपको पोलराइजेशन का फेनोमेना आप समझा पाएंगे। और इसी के कारण ये थ्योरी को इस ऊपर वाले टर्म के लिए लागू किया गया, एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। इज इट क्लियर? हम उम्मीद करते हैं हमारे डियर स्टूडेंट इसे आप समझ गए होंगे, इसको दोहरा लेंगे आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, दैट्स